मुज़ाकरात पूरे न होने की सूरत में हमने दोबारा एहतजाजों का एक सिलसिला शुरू किया और जलसे जलूस शुरू किए। तो मई जून 2018 में हमें दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी गई। एक जरगे के साथ हम बैठ गए। अगरचे हमारा यकीन है कि रियासत और शहरी के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होते हैं, रियासत और शहरी के दरमियान आईन होता है, मगर फिर भी अगर हम मुज़ाकरात से इनकार करते तो ये प्रोपेगंडा करते थे कि ये तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वरना आईन की मौजूदगी में इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने मुज़ाकरात शुरू किए तो 3 जून 2018 को वाना में पीटीएम के एक रैली पर सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की मुश्तरका हमलों में कई जवान हमारे शहीद हो गए और 60 के करीब ज़ख्मी हो गए, और उस मुज़ाकरात का जो अमल था उसको फिज़िकल और हर तरह से नुकसान पहुंचाया गया। फिर मई 2019 में मीडिया वालों को भी पता होगा, क्योंकि सेनेट ने उस दौरान अपनी तरफ से एक एलामिया भी जारी किया था। सेनेट के साथ हमारे मुज़ाकरात शुरू थे। मुज़ाकरात जारी थे कि खड़ कमर में पीटीएम के लीडरशिप पर और एहतजाज करने वालों पर हमला किया गया, जिसमें 16 शहीद हो गए हमारे दोस्त और 45 ज़ख्मी हो गए। मुज़ाकरात का जो अमल था दोबारा उनको एक ऐसे खूनरेज़ और दर्दनाक वाक़ये से रफ़ा दफ़ा कर दिया कि जिसकी याद आइंदा नस्लों के लिए भी जुल्म और जबर की कहानियों में एक बड़ी कहानी के तौर पर शामिल होगी। उसके बाद फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुज़ाकरात की बजाय उन्होंने जबर का रास्ता अपनाया, जुल्म का रास्ता अपनाया। 2 इलेक्टेड एमएनएस को गिरफ्तार करके उसके प्रोडक्शन आर्डर्स तक जारी नहीं कर रहे थे, और खड़ कमर में जो शहीद हुए थे उनको दहशतगर्द कहा गया। मगर चंद दिन बाद उन्हीं लोगों को माली इमदाद भी की। चंद महीने पहले दोबारा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने एक मीडिया से बात करते हुए बात की कि हम उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, मगर उसके दूसरे तीसरे दिन मेरी गिरफ्तारी हुई और उसके थोड़े अरसे बाद सरदार आरिफ को शहीद कर दिया गया। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे थे कि ये बात रिकॉर्ड पर आ जाए, हुकूमत को जवाब कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। इससे ज़्यादा हम पाकिस्तान में रहने वाले अक्सरियत में हैं या अक़लियत में हैं तमाम अक़वाम को और दुनिया के इंसानी हुकूक़ के इदारों को ये सूरत हाल बताना चाहते हैं कि हमेशा यहाँ पर अच्छाई के नाम पर हमारे साथ जुल्म हुआ है। शुगर पील्स दिए हैं, गुड़ के अंदर जहर देने का बारहा कोशिश किया गया है। एक तरफ हम खुश हो जाते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हैं, कुछ ना कुछ हम अपने पश्तून वतन के लोगों के लिए शायद फ़ायदे हासिल कर सके, मगर हर बार पेट बीच छुरी घूमती गई है। हर बार वो जो मुहावरा है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो मामला हमारे साथ हो गया। अभी भी पश्तूनख्वा वतन में खैबर पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों और एक्स फाटा में हालात तकरीबन
उस जैसे हैं। टारगेट किलिंग, मुआशी कत्लेआम, ये सवात से लेकर बाजावर, खैबर और इस तरह वज़ीरिस्तान और चमन तक ये सिलसिला जारी है। इस एक में इंसाफ तो दूर की बात है, इंसाफ का दलासा भी नहीं दिया जा रहा है। अभी भी पेशावर में इरफानुल्लाह अफरीदी, आमिर तकाल और चमन में धरने इस जुल्म के खिलाफ आम आवाम ने शुरू किए हैं, और चूँकि वो मजलूम है, महकूम है, उनका बस नहीं चलता है, इसलिए उनकी बातों को न तो रियासती तौर पर उजागर किया जाता है और न, माफ़ कीजिए, हकीकत है मीडिया पर उनको कवरेज मिल रहा है। आज भी IDPs इंतहाई गंभीर सूरत हाल में जी रहे हैं, क्योंकि खेल अफरीदी नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लोग गुलाम कैंप खूस्त में और बाका खिल कैंप इन बेयार और मददगारों से भरे पड़े हैं। उनके लिए आवाज़ उठाना और उनकी बात करना फिर यहाँ पर गद्दारी के सिमरे में आते हैं। अभी भी लोग इंसाफ के मुंतज़िर है, मगर रियासती रवैया ये है कि जो भी यहाँ जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, उन पर हमेशा रियासत मेहरबान होता जा रहा है। रावानवर से लेकर एहसानुल्लाह एहसान तक, हत्ता कि हमारे जब लोग बेगुनाह धमाकों में शहीद हो जाते हैं, उनको जान बहक, जबकि ओसामा बिन लादेन को शहीद का लक़ब दिया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेटरी, इम्तियाजी सलूक जारी है। हमने कभी यहाँ तासुब नहीं किया है, बल्कि हमने जब भी हमारे साथ होने वाले तासुब की बात की है तो हमें मुतासिब कहा गया है। हम भी इसी तरह इंसान है जिस तरह बाकी इलाकों के हैं। मुझे खुशी हुई जब सलाउद्दीन पंजाब से ताल्लुक़ रखता था, उसको कवरेज मिल रही थी और उनकी इंसाफ की बातें हो रही थी, और उनके साथ जो हुआ था उस पर बहुत दुख हुआ था हम सब। मगर पेशावर में, स्वात में, पुलिस टार्चर सेलों में या फ़ौज के इंटरमेंट सेंटर में जो जुल्म होता है, वो भी इंसानों के साथ होता है। वो भी सलाउद्दीन जैसे इंसान होते हैं, उनको कवरेज या उनकी इंसाफ की बातें फिर कहाँ से सुनाई नहीं देती। हम मौस इस इम्तियाजी सलूक और इन जबर और इन जुल्म से तंग है, बावजूद इसके कि हमेशा मुज़ाकरात के नाम पर हमारे साथ बहुत तल्ख वाक़यात हो गए हैं, फिर भी अमन का, मुज़ाकरात का और बातों से, अमाल से इन मसाइल को हल करने का इतना अरमान है, इतना ख्वाहिश है कि इतने तल्ख वाक़यात के बावजूद भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए हमने अपनी तैयारी की है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हुकूमत इतिमाद बहाली के इक़दाम ज़रूर उठाए, क्योंकि उन्होंने हमारे इतिमाद को बहुत ठेस पहुँचाया है। हर जगह पर जहाँ पर भी मुज़ाकरात होते हैं तो CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये ज़रूर दोनों तरफ से होते हैं। एक तरफ FIRs, जेलों और गोली लाठी की बंदूक हमारे सरों पर तान कर हमसे मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो हुकूमत से अपील है कि वो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर में PTM के जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर के हवाले से मुतालबे है वो मान ले, ताकि दुनिया को भी और सारे देखने और सुनने वालों को ये एतमाद हासिल हो कि हुकूमत संजीदा है। बाकी जितने भी पश्तूनख्वा वतन के मसाइल है, चमन से लेकर स्वात तक, इन सब के मसाइल को हम हुकूमत के सामने
ایک ریٹن صورت میں پیش کریں گے اور وہ وہاں پر ہم جب مذاکرات کریں گے تو اس حوالے سے وہاں پر اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. مگر ایک بات واضح ہے، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ آف ایکسپریشن، یہ مذاکرات کا بعد بھی ہمارا آئینی حق ہے، اس کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے. مذاکرات کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کل ظلم ہوگا اور پھر پی ٹی ایم اس پر احتجاج جلسے جلوس نہیں کریں گے. جہاں پر بھی ظلم ہوگا، جو بھی ظلم کرے گا، ہم اس ظلم کے مخالفت میں ہمیشہ کھڑے رہیں گے. والسلام. ایک سیکنڈ آپ ایک دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام ساتھیوں کے آنے کا بہت شکریہ. منظور نے تفصیلی ساری تفصیل پورا بیک گراؤنڈ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کن کن اوقات میں ہمیں مذاکرات کی دعوت دی گئی اور اس کو کس طریقے سے اور کنہوں نے ان کو سبوتاژ کیا ہے. میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی ایک اسپیچ میں کہا، یورپین ڈیموکریسی کی انہوں نے بات کی اور ان کی جو ارتقائی عمل ہے ان کی ترقی کی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جب ان کا اپنا خصوصاً برطانیہ کی جب انہوں نے بات کی کہ وہ میگنا کارٹا کے بعد تو یہ جو ہم ڈیمانڈ پیش کریں گے تو یہ ہمارا وہ ہوگا، میگنا کارٹا ہوگا، اور اس کے بعد نا پھر حکومت کی مرضی ہے بلکہ ریاست کی مرضی ہے کہ وہ سیریس ہے ان تمام مسائل کو حل کرنے میں، یا مطلب جو ماضی کی طرح جو کچھ جس کی تفصیل منظور نے بیان کی ہے کہ ماضی کی طرح جس طریقے سے ہمیں ترخایا گیا ہے یا اسی عمل کا کہ یہ ایک کنٹینویشن ہے. ایک چیز کی طرف میں اشارہ ضرور کروں گا کہ میرے خیال میں ہم اپنی اس ملک کی تاریخ کی بدترین دور سے گزر رہے ہیں. میرا اب آج ایک کٹ موشن پہ بھی ہم نے ایک بحث کرنی تھی لیکن اس پریس کانفرنس کی وجہ سے پھر ہم یہاں آ سکے کہ ریاست بنیادی انسانی حقوق دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. یہاں پر فریڈم آف اسپیچ کا ذکر ہوا، فریڈم آف تھاٹ کا ذکر ہوا. فریڈم آف اسپیچ جب آپ لوگ تقریر یہاں پر کرتے ہیں، کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے پھر غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. فریڈم آف ایسوسیشن یہاں پر نہیں ہے. اگر خصوصاً اس تحریک کے ساتھ کوئی بھی ایسوسیٹ ہو، جس طریقے سے بھی ایسوسیٹ ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ عام پولیٹیکل ورکر ہو، اسے مختلف طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے. فریڈم آف اسمبلی کی یہاں پر اجازت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی ہم نے جلسے کیے ہیں اس کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہیں اور دہشت گردی کی ایف آئی آرز کٹی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ فریڈم آف ریلیجن، 2 دن پہلے بھی اس پہ قومی اسمبلی میں بحث ہوئی کہ وہ جو فورسڈ کنورژنز ہے یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں میں اور یہ میرے خیال میں اپنی بدترین سطح پر ہے اس دور میں. یہ جو ہم آج میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دور، شاید ہی مارشل لاؤ میں بھی اس طرح کا دور ہم نے کبھی دیکھا ہو. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عرفان اللہ جو ایک اسکول ٹیچر تھا خیبر ایجنسی میں، جس کو فریش جو ایک بہت ہی نیا ماروا عدالت اس کو قتل کیا گیا. ادریس کھٹک جو کہ 8 مہینوں سے وہ بھی ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھا، 8 مہینوں سے تو جب پریشر بڑھا مطلب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم نے انڈر سیکرٹ سروسز ایکٹ جو ایک نئی چیز، اور یہ بھی بہت خطرناک ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ اس چیز کو مستقبل میں کافی مس یوز کیا جائے گا. بنیادی طور پر جو ہمارا مسئلہ ہے وہ پروجیکٹ طالبان کا ہے. یہ جو اسٹریٹجک گیم ہمارے خطے میں کھیلی گئی ہے اور جس کے لیے ہمارے بچوں کو اور ہماری پوری نسلوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس چیز کو روکنا ہوگا. بنیادی طور پر پی ٹی ایم امن کا مطالبہ کرتی ہے اور یہ جو اسپانسرڈ گروپس ہے یہاں پر اس پورے پروجیکٹ کا خاتمہ چاہتی ہے. اور یہ تو ہمارے اوپر قسم ایف آئی آر بھی کرتے تھے، کیس بھی بنتے تھے اور
टप्पे भी लगते थे। यहाँ पर जो सच बोलता है उस पर फिर एक बहुत पुराना मैकेनिज्म है कि फिर गद्दारी के टप्पे लगने शुरू हो जाते हैं, ये फलाना मुल्क का एजेंट है, ये डिंगरे मुल्क का एजेंट है। कल जो भी हम कहते आ रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, वो जो पाकिस्तानी जर्नल रिटायर्ड वो उस चीज़ को वक्तन फवक्तन मानते रहे हैं। कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी उस चीज़ पर मोहर तस्दीक सबक की। उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई ओसामा बिन लादेन शहीद था। तो जब ओसामा बिन लादेन जिस रियासत का शहीद हो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मिसाल उस रियासत की प्रायोरिटीज़ क्या है और माजी में उसका फिर किरदार क्या रहा है। अब करंटली हम इसी चीज़ के खिलाफ उठे हैं कि जो प्रॉक्सीज, और एक चीज़ मैंने कल नेशनल असेंबली के फ्लोर पर भी उठाई थी, आज मैं फिर ये कहता हूँ कि फिर इमरान खान या पूरी रियासत इस चीज़ की भी वजाहत कर दे कि जो बाकी लोग लाखों लोग इस जंग का शिकार हुए हैं, ये इसी रियासत के अपने फौजी जिस जंग का शिकार हुए हैं उसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब की क्या राय है। तो बुनियादी तौर तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि इसी के साथ अमन भी इसी के साथ रिलेटेड है। वो पॉलिसी चेंज जब तक नहीं होगी तो ना अमन आ सकता है और ना ही तरक्की आ सकती है। मेरे ख्याल में मईशत बेहतर करने के लिए हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और मईशत बेहतर करने के लिए अमन का होना ज़रूरी है। हम ट्रेड करता आ रहे हैं जंगों में, हमने ये जंगी प्रोडक्ट्स, ये जो जंगी प्रोजेक्ट्स हम लेते आ रहे हैं, इसी में हमने अभी तक ट्रेडिंग की है। यही हमारा कारोबार, यही हमारी रियासत का रोजगार रहा है। इस चीज़ को रोकना होगा। हमारी मईशत इसकी वजह से तबाह है, बिल्कुल तारीख के बदतरीन नहज पर पहुंच चुकी है और ग्रोथ रेट मेरे ख्याल में तारीख में इससे कम शायद कभी रहा हो कि वो मंफी तक चला गया है। तो गुजारिश हमारी यही होगी कि ये जो हमने बावजूद जो पास में जो कुछ भी हुआ है, हमने फिर भी जब मुज़ाकरात की ऑफर हुई है, हम मुज़ाकरात पर ही यकीन रखते हैं। एक पुरअमन तहरीक है, लिख के बावजूद इसके कि जो कुछ भी होता रहा है, यहाँ पर आरिफ वजीर की बात हुई, यहाँ पर पूरा मिसाल यहाँ पर बैकग्राउंड बयान कर दिया गया है, उसके बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए लेकिन हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को, कि तमाम स्टेक होल्डर्स को वो ऑन बोर्ड ले। जितने भी स्टेक होल्डर्स इस रियासत के बहुत ज़्यादा काफ़ी, चाहे उनके सेलेक्टर्स हैं या जो भी अल्फाज उनके लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जो भी है मुक़्तदर कुव्वत है कहने, जो कुछ भी कह लें, उन सबको वो ऑन बोर्ड ले और जो भी मसला हो, जो भी फैसला हो, क्योंकि हमारे तो सारे आपको भी पता है कि मिसाल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज कौन चलाता है। वहाँ पर ज़ल्मे खलीलज़ाद आते हैं, यहाँ पर जनरल बाजवा से मुलाकात करते हैं, या ये जो अफगानिस्तान जाते हैं अशरफ गनी के साथ, वो भी मिसाल आर्म फोर्सेस की सरबराह। तो बहरहाल हमारा कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को इन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ तो मेरे ख्याल में उन्होंने हैंड ओवर कर दिए हैं। तो एक दफ़ा फिर आपने आपकी तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। अली वज़ीर साहब की थोड़ी बात करें। यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के जितने मेंबरान और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी वजाहत से बात की गई पीटीएम के हवाले से, उसकी पॉलिसी और जिन वजूहात की वजह से पीटीएम का वजूद में आया है, और फिर इस हवाले से भी बात गई कि रियासत की पॉलिसी क्या है और रियासत क्या करना चाहती है। आप सब लोगों को पता है जो हकीकत में इस रियासत की जो पॉलिसी होती है, या ये रियासत जिस पॉलिसी के तहत चल रहा है, उन्होंने हमेशा जिन लोगों ने भी हक की बात की है, आज आप बंगालियों को देख लें,
बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, बंगालियों के साथ क्या हुआ, वहाँ पे उन लोगों को किस नज़र से देखा जाता था। आज भी इस रियासत के अंदर बलोच और पश्तून या दूसरे जितने मजलूम कौम हैं उन्हीं नज़र से देखा जाता है। पीटीएम कोई कुदरती आफत जो यहाँ इस खिते में आई है उसके खिलाफ नहीं आई है, बल्कि इसी रियासत की उन पॉलिसियों की वजह से, जो रियासत ने वही पॉलिसी अपनी आमदन का जरिया बनाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान को तबाह किया। वो अफगानिस्तान में मुदाखलत करते थे, या जिस हवाले से उन्होंने पश्तूनों को जिस तरह बेघर किया, जलील किया, उनको अपने इलाकों से बेदखल किया गया, आईडीपीज बनाए गए, लेकिन इसको एहसास नहीं हुआ। पीटीएम ने उसको यह एहसास दिलाया, बल्कि पीटीएम ने जो इनके मजीद मुजालिम के इरादे थे, जो पॉलिसियाँ थी, उनसे उनको रुकवाया गया, इस रियासत को रोका गया। रियासत ने हमेशा, ख्वाह वो बलोचों के साथ हो, सिंधियों के साथ हो, पश्तूनों के साथ हो, या दूसरे मजलूम तबकात के साथ हो, उन्होंने डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हमेशा धोखा दिया है। यहाँ पे भी बार बार जिक्र किया गया, हमारे साथ पहले कई दफ़ा मुज़ाकरात की ऑफर भी आ चुकी है और एक दूसरे के साथ बैठ भी चुके हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के अंदर ही ऐसे वारदात कर जाते हैं जिसका इत्मीनान उठ जाता है। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया, हमने इसी वजह से किया कि आज हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी कौम के साथ इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं उनके सामने ये बात रखी जाए कि हमने मुज़ाकरात की ऑफ़र कबूल की है और मुज़ाकरात से हम कभी इनकार भी नहीं करेंगे। लेकिन रियासत जो बार बार इस मुज़ाकरात के अंदर मुदाखलत करके जब उससे पूछा जाता है कि आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और साथ ही ये गेम भी खेलते हैं, कभी टारगेट किलिंग, कभी पीटीएम के ऊपर तशद्दुद, कभी गिरफ्तारियाँ, तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं। तो आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो भी मुज़ाकरात के लिए आना चाहता है, जिन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, वो सब हवाले से अपने आप को पूरा कर ले। वह स्टेक होल्डर यहाँ पे जितने हैं, वो इलेक्टेड हो, सेलेक्टेड हो, इदारे हो, जो भी हो, वो अपने आप को पूरा कर ले। आज ये मुज़ाकरात का हमें दावा देते हैं, लेकिन इनसे आपको पता है कि भाई हमें इंडिया के एजेंट, कभी अफगानिस्तान के एजेंट, कभी इसराइल के एजेंट, कभी अमेरिका के एजेंट, ये हमें पुकारा जाता है। जो हमारे खिलाफ भी आइन और पाकिस्तान की गद्दारी के दफात भी लगाए गए, लेकिन उन्हीं सब एफआईआर में तो हमारी, अगर जिन एफआईआर में हमारी पेशी हुई है, जिन्होंने ये दफात लगाए, उनमें हमारी सबकी जमानतें हुई है। ये रियासत मज़ीद इन मजलूम कौमों के साथ ये खिलवाड़ बंद करे। अगर मुज़ाकरात में संजीदगी हो, क्योंकि हम यहाँ मुज़ाकरात की हद तक बात करेंगे, तो वो बिल्कुल अपने आप को पूरा कर ले। और मैं प्रेस, ह्यूमन राइट्स और वो सियासी पार्टियाँ, बल्कि पाकिस्तानी कौम से मैं अपील करता हूँ कि वो इन चीज़ों पे नज़र रखें। जिस फरीक की वजह से, हालांकि रियासत के अंदर अवाम और रियासती इदारों के अंदर मुज़ाकरात नहीं होते, जैसे यहाँ पे मशर मंजूर पश्ती ने कहा कि उनके अंदर एक आइन होता है, एक रास्ता होता है, जो शहरी हुकूक उसको उसी रास्ते से दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अवाम को इस तरह इतना मजबूर किया जाता है कि अवाम पीर मुज़ाहमत का रियासत के अंदर सियासी हवाले से, हकूक़ के हवाले से, आइनी इख्तियार हासिल करने के हवाले से मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। मैं यही कहता हूँ कि ये एक इन लोगों के पास एक नादर मौका है। वो इस नादर मौके से जितनी हद तक सिंसियरली और फ़ायदा उठाए, जो गद्दारी के या जो दूसरे ऐसे इल्ज़ामात हैं
जो पीटीएम पर नहीं बहुत सी कौम परस्त तंजीमों पर लगाए जाते वो इनसे परहेज़ करें। बल्कि आज अगर आप देख लें तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान उस नीच पे आ चुका है कि जितनी भी इसकी पॉलिसियाँ हैं वो पाकिस्तान इसमें गिर चुका है। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया कहाँ तक पहुँच गया है, चाइना कहाँ तक पहुँच गई, ईरान कहाँ तक पहुँच गया, अफगानिस्तान कहाँ तक पहुँच गया, और इनकी पाकिस्तान की वो पॉलिसियाँ आज उन्हीं पॉलिसी की जितनी गंध है उन्हीं रियासतों से उन्हीं ममालिक से पाकिस्तान में गिर रही है और पाकिस्तान गंद से इस गंद में भरता जा रहा है, इसमें गंद में पंसता जा रहा है। तो हम एक बार फिर कहते हैं कि इस पॉलिसी को जो इन्होंने यहाँ पे मशरान ने कह दिया कि तालिबान के हवाले से हो, शिदत पसंदों के हवाले से हो, दहशत गर्दों के हवाले से हो, क्योंकि ये वक्त चला जा चुका है, अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप लोगों का सब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आ गए और आप लोगों ने ये बातें वो कर ली। मेहरबानी। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं नेशनल प्रेस की बात की है किसने की है। बहरहाल जब हमें पता चला कि वो स्पीकर ऑफिस से स्टेटमेंट इश्तेहार की दावत दी है, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री से ये स्टेटमेंट इशू हुई, तो हम ये मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। अब हुकूमत की तरफ से आपको कोई फॉर्मल राब्ता हमारे साथ हुआ है, उन्होंने किया है राब्ता, परवेज़ खट्टक ने किया है और स्पीकर असद कैसर ने भी किया है। उनकी तरफ से ये ऑफ़र हुई है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से नहीं किया, उन्होंने फॉर्मल नहीं किया है, इस हवाले से किया कि पिछले जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं उन पर पाकिस्तान के अवाम का, स्पेशल पश्तूनों का और दुनिया के इंसानी हुकूक के इदारों का ये मतलब वजाहत हो जाए उनके सामने कि पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ तो इन जो मैंने मेंशन किए इनको वजाहत दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, दूसरी तरफ से रियासत की तरफ से जो लोग हमें मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं उनको भी थोड़ा क्या कहते हैं अलार्म दे रहे हैं कि पिछले बार ऐसा हुआ है, आप एहतियात करें, अगर वाकई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो जिंदाबाद, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं तो ये हर कौम हर लोग हमेशा के लिए मजलूम नहीं होते हैं, ये फिर तारीख में आपके हिस्से में जुल्म लिख दिया जाए। ये क्वेश्चन सहाफ़ी हजरात दे रहते हैं और वज़ीर आज़म के उनसे करे कि वो क्यों पीटीएम के मुज़ाकरात को नहीं मानते हैं या मान कर भी हल नहीं करते हैं। मगर एक बात है, ये नहीं चल सकता है कि एक तरफ आप दहशतगर्दी के पॉलिसी चलाओ और दूसरी तरफ पीटीएम के मुतालबे भी हल हो। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर पीटीएम के मुतालबात पश्तूनख्वा वतन के मुकम्मल अमन से जुड़े हुए हैं और मुकम्मल अमन यहाँ पर जो पॉलिसियाँ चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो वही कॉलोनियल तरीका अपनाया गया है, उनसे फिर अमन का इम्कान कभी भी नहीं है। और हम जब तक अमन न हो तब तक खूब इत्मीनान और सुकून के साथ दलेरी के साथ मुज़ाहमत करेंगे। आपसे ये जो आप लोगों ने जुल्म की बात की और इंसाफ की बात की, आपने तमाम कौमियतों के नाम लिए, पश्तूनों के भी, सिंधियों के भी और बलोचों के भी। क्या वजह है कि पंजाब में कोई एक मिनट पहले मेरा सवाल सुनो, यहाँ पे कोई जुल्म नहीं होता? माल्टाउन का वाक़या आपके सामने है, साहिवाल का वाक़या आपके सामने है, सियालकोट में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो जुल्म की बात सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ पश्तूनों के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा। यहाँ की सूरत को देखो, जो पंजाब में हज़ारा गलगित बल्तिस्तान कश्मीर में जहाँ पर भी मैंने नाम नहीं लिए, मजलूम जितना जहाँ भी है हम मजलूम के साथ। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, नस्ल के बुनियाद पर, शक्ल के बुनियाद पर, पहनने उड़ने के बुनियाद पर
کھانے پینے کے بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے. پنجاب کے لوگ بھی ہمارے طرح انسان ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ ہم بھی ان کی طرح انسان ہے. ہاں، اگر میرے استحصال کے بنیاد پر کسی اور علاقے کا معیشت اور سب کچھ بنایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے استحصال کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤں. احمد الباز خان نیوز 1 سے میری گزارش یہ ہے کہ حکومت نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، آپ کا وجود تسلیم کیا ہے کہ آپ سیاسی جماعت ہیں، تو آپ سیاسی جماعت ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ الیکشن کمیشن میں ایز اے سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہیں کرائی، جبکہ آپ کے آپس میں متعدد بار بات چیت بھی ہو چکی ہے، آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو اس پہ کوئی سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ایز اے سیاسی جماعت؟ پاکستان کے آئین میں کوئی بھی ایسا شک نہیں موجود ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اگر آپ اپنے انسانی حقوق کا مطالبہ کرتے ہو تو آپ ایک سیاسی جماعت بناؤ. یہ رائٹ آف اسپیچ، رائٹ آف ایکسپریشن اور حقوق لینے کا جو ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی وہ پرامن ہو وہ اپنا حق مانگے. میرا سوال محسن بھائی اور علی بھائی سے جی آپ لوگ یہ جو آج ہمارا آج کا ایجنڈا تھا کہ مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے آپ کو وفاق کی طرف سے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور اس کے بعد کیا کوئی دور ابھی آپ کو انوائٹیڈ ہے کہ کوئی بیٹھنے کا بھی سلسلہ ہوا ہے؟ نمبر 2، آپ پاکستان کے اندر جب آتے ہیں تو یہ والی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن جب آپ افغانستان دیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مذاکراتی عمل جاری رکھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آپ یہاں پر مذاکرات کی ان کی طرف سے آفر ہوئی، منظور نے بتا دی. ذرا آپ اگر سامنے آ جائیں، میں نے بھی ایک سوال پوچھنا ہے نا. ہاں، تو وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ مذاکرات کی وہاں سے آفر ہوئی، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن یہ اظہار ہم نے ضرور کرنا تھا کہ مذاکرات کرتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح ہو. باقی افغانستان میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے تو بہت زیادہ باتیں کی ہیں. اگر آپ ایک مخصوص بات مجھے بتائیں کہ بھئی کس چیز پر آپ کا اعتراض ہے. دونوں علی وزیر بھائی اور دونوں آپ پاکستان نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے اینٹی اسٹیٹ بات کرتے ہیں. یار بتاؤ تو نا کون سی والی، آپ وضاحت کر دیں کون سی والی بات. معاملہ موجود نہ جوڑا ہوا، معاملہ میں جوڑا ہوا بس. میرا نہ جوڑو، آپ ذرا وضاحت کر دیں کہ کون. ابھی جو افغان صدر کی وہ تھی تقریب تھی، اس کے اندر جو آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی جس کے اندر آپ نے کہا کہ ریاست پاکستان کی ہمیشہ پشتونوں پر حملہ کرتی ہے، جبکہ اگر آپ اس کی کوئی مثال دیتے یا اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو آپ قومی اسمبلی کے اندر بھی پیش کرتے. لیکن قومی اسمبلی میں ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میں نے پیش کی ہے، اور جو بات میں نے وہاں پر کی ہے وہی بات ہم نے یہاں پر بھی کی ہے. منظور نے بھی کہہ دی، علی نے بھی کہہ دی، میں نے بھی کی. وہ جو کل اسامہ بن لادن کو شہید کس نے کہا؟ ہاں، تو وہ کون اسامہ بن لادن کون تھا؟ وہ وفادار ہے جو لوگ اس کو شہید کہتے ہیں. میں نے تو کل اسمبلی کے فلور پر کہہ دیا تھا. دوسرا اچھا، دوسرا میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارا کیونکہ افغانستان اور ہم وہاں پہ بھی افغانی اور پشتون رہتے ہیں اور یہاں پہ بھی اس پار بھی پشتون رہتے ہیں. ہمارا امن افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور افغانستان کا امن ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان نے پالیسی کی ہوئی ہے، اس کی پالیسی کی وجہ سے وہ بھی برباد ہو رہے ہیں اور ہم بھی برباد ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہو، انسان کی وائلیشن ہو، وہ افغانستان ہو، دنیا کے کسی کونے پر ہو، ہم انسانیت کی پرچار کرتے ہیں. مشال جی پلیز ایک آپ نے کیا نا، یہ کر لیں. فروری 2018 کې تاسو راغلي دلته اسلام آباد کې پروټیسټ کوو، هغې نه وروسته سکیورټي ادارو والا دا خبره کوله چې دوی کومې غوښتنې وې هغې کې زیاتره موږ منلي دي، خو دوی چې هر ځل مذاکراتو نه راځي نوې غوښتنې پکې بیا راواچوي، او مطلب په دې وجه باندې هغه د ځنډ ښکار کېږي. هماغه زړو غوښتنو سره راغلي که نه نوې پکې څه شته دی کې؟ دیکھو، مطالبات تو ہم وہاں پیش کریں. ماشاءاللہ. مذاکرات خو به مونږ هلته ورسره کوو، مطالبات به هلته پیش کوو، خو یو پوښتنه ستاسو نه کوو. مونږ د راوانور او د ایکسټرا جوډیشل کیلینګ چې کومه خبره شوې وه، تاسو خو ټول ژوندي انسانان یې، شعور لرئ، هغه پوره شوله؟ نه ده پوره. مونږ د ټروت کمیشن خبره هلته کړې وه، هلته هغه وشوله.
د میسینګ پرسنز په خاندانونو باندې څه تیریږي په غلام مونږ ته روزانه خبرونه راځي منډي خوراک نه کوي ژاړي په روټۍ باندې هغه سره څه تیریږي دوی پوره کړه ده هیڅ یې نه ده پوره کړې دوی لینډ ماینز وکښل نه یې دي وکښلي دوی نور چې کوم مونږ اکوپیشن زیات کړي چې تا قبضې کړي دي په کورونو په سکولونو کله ډي ایچ ای کله غر نه کله کله کاروبار بند کاوه دا یې وکړه تر اوسه پورې نه دي شوي پوسټ بیا هم تر یو ده پر لږ ګزاره وشوه خو بیا هم لا پاتې ده دا چې څومره عمل دی دا خو ما یاد کړه نور هم زموږ د نورو ضلعو زموږ د سوات نه واخله تر چمن پورې څومره هم د پښتنو ضلع دي دغه شی ملیٹنسی تر اوسه پورې موجوده ده میں سارے پریس والوں کو کہتا ہوں آپ لوگ آ جائیں اگر وزیرستان میں یا کہیں پر بھی میں نے ان بندوقوں والوں اور لمبے لمبے بالوں والوں کو آپ لوگوں کو نہیں دکھایا کہ کینٹ کے اندر آتے جاتے ہیں تو مجھے پھانسی دی تھی آپ سے ایک چھوٹا سا معصوم سا سوال ہے ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے جب امن کی بات ہوتی ہے تو تیسرا فریق ہمیشہ سے جس کو اچھا نہیں لگتا وہ اپنا رول پلے کرتا ہے کبھی آپ لوگوں نے اس طرف بھی دھیان دیا ہے کہ ہر چیز جو آپ بات کرتے ہیں کہ جس طرف آپ کا اشارہ ہوتا ہے اور کچھ ویڈیوز بھی آپ کی آتی ہیں جس میں یہ جو دہشت گردی ہے وہ والی بات بھی ہوتی ہے میں کہتا ہوں بات گھوم گھما کے ادھر چلی جاتی ہے کبھی ایسا بھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ممکن ہے اس پہ پیچھے تیسرا فریق ہو اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پریس کانفرنس میں اور جلسوں میں فرق ہوتا ہے اس کو ذرا آپ بالکل صحیح ہے معذرت خواہ ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوئی دیکھو تیسرا فریق تو اب تک ہمیں دکھائی نہیں دیا ڈائریکٹلی جو فریق ہے وہ کر رہا ہے جہاں پر بھی حملہ ہوا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ڈائریکٹ فریق کر رہا ہے تیسرا فریق نہیں کر رہا ہے اسٹیٹ کر رہا ہے اسٹیٹ کو ہم فریق کہتے بھی نہیں ہے بس آپ نے دوسرے اور تیسرے فریق کی بات کی تو اس میں آ گئی بات وہ وہاں سے ہو رہی ہے اگر تیسری فریق ہے بھی اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ ریاست کے اندر موجود ہے اور فوج سے بھی ہم پر حملے کرتے ہیں جیلوں میں بھی ہمیں ڈالتے ہیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تیسرے فریق کا کوئی حل نکالے ہم پی ٹی ایم اگر مسائل کا حل نکال سکتے تھے تو ہم ریاست سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے نہیں جی 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 آپ کی باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ اختیار نہیں ہے سویلین گورنمنٹ کے پاس مذاکرات کو اس طرح سے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے سمجھداجی ہو جاتی ہے تو آپ وہ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں ان سے کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ اصل میں سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کریں اختیار حاصل کر کے مذاکرات کریں اور اس طرح مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے اور اگر یہاں پر اتنا اختیار نہیں ہے ریاست کے پاس کہ وہ محض پی ٹی ایم کے ایک پریس کانفرنس کو لائیو چلا سکے تو پھر ہم کیا سمجھیں اس چیز کو سنجیدگی تو آج دیکھی جائے گی کہ کتنا سنجیدہ ہے اور دوسری بات یہ جو دوست کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے مذاکرات ناکام ہو گئے جو بھی ہو جہاں پر بھی ظلم ہوگا پہلے صف میں ہم کو پاؤ گے بہت شکریہ بہت شکریہ